नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हमारी +1 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 सेमे की शुरुआत से उसका लेक्चर नंबर ये 11 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से अफ्रीका के अंदर जो शिकारी संग्राहक होते हैं उनका जो जीवन शैली होती है वो किस तरीके से उनकी अपनाई जाती है, किस तरह से वो अपना जीवन यापन अपना जो जीवन है वो चलाते हैं, उनकी कार्यशैली। और हादजा जनसमूह अफ्रीका के संदर्भ में हमने उनका एक समूह का एग्जाम्पल है वो लिया था, जिसमें उसमें खाने पीने की और जो रहने की जो शैली वो किस तरीके से बनाई गई थी, पानी की व्यवस्था हो, अलग अलग समाज में उनकी संसाधनों की व्यवस्था वो अपनाई गई हो। तो इसी के संदर्भ में आज हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि शिकारी संग्राहक होते हैं वो पहले जो कार्य प्रणाली को अपनाते थे, वर्तमान समय में अपनाई जाने वाली उनकी जो कार्य प्रणाली है वो जो प्राचीन समय में कार्य प्रणाली के अपनाने से उनका क्या समावेश है वो पाया जाता है, किस तरीके से उनकी जो चीज़ें हैं वो बदली है, एक जैसी रही है, तो किस तरीके से उनका परिवर्तन है वो समाज के अंदर देखा जा सकता है। तो हम वर्तमान से अतीत की ओर उनका जो रुझान है उनकी कार्य प्रणाली को देखने की, समझने की, जानने की कोशिश करेंगे और उसका समावेश करके हम उसका एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के संदर्भ में आज का वीडियो हम लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे जैसे मानव विज्ञानों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान पड़ा, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। तो जितने भी जानकारियाँ इतिहासकारों के द्वारा, मानव वैज्ञानिकों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई, एनालाइज करने के बाद हमने देखा, पढ़ा, उनके बारे में जानने की कोशिश की, क्या उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम जो समाज के अंदर वर्तमान जो शिकारी संग्राहक हैं जो इस पद्धति को प्रचलन के अंदर अपनाते हैं और जो जीवन शैली वो अपना रहे हैं, जो वर्तमान के अंदर जो जिस तरह की क्रियाशैली वो अपनाते हैं, उनके आधार पर क्या उन समाज का वर्णन आज के संदर्भ में किया जा सकता है, या आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उनका अतीत में वर्णन है वो किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी क्रिया प्रणाली अगर समाज के अंदर कोई ढांचागत व्यवस्था अपनाई जाती है तो कहीं ना कहीं उसका अतीत के साथ कहीं ना कहीं निर्माण जुड़ा हुआ होता है। तो ठीक इसी आधार पर हम आज के वर्तमान समाज के अंदर अतीत की ओर देखने की कोशिश है वो कर सकते हैं। इस मुद्दे पर समाज दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही है। एक और इसके संदर्भ में दो विचारधाराओं के बारे में जो देखने की कोशिश की जा रही है वो कौन सी है। एक तो विद्वानों का एक ऐसा वर्ग जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। यानी कि विद्वानों के द्वारा जो शिकारी संग्राहक या आदि समाज के बारे में जो आंकड़े या जो चीज़ें तथ्य बनाए गए हैं उन्हीं के आधार पर डायरेक्ट उनको पीछे अतीत के साथ उसका संबंध है, वो रिलेशन है वो बना लिया गया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वियों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित हैं संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविरों या निवास स्थान थे और वहाँ वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी पद्धति वर्तमान हादजा और कुंग सेन समाजों में पाई है वो जाती है। अब इसी के संदर्भ में उदाहरण दिया गया है कि 20 लाख साल पहले की जब होमिनिड के समाज के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, उनके शिविरों के निवास स्थान, उनकी प्राचीन सभ्यता और समाजों के बारे में, तो आज के समाज के अगर उसका वर्तमान से रिलेशन किया जाए तो कुंग समाज और जो हादजा जिसके मन में जनसमूह के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उनमें समानता वो पाई जाती है, तो डायरेक्ट उनका जो अतीत से लेकर प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय में उनका जो रिलेशन है वो किस तरीके से व्यवस्थित है वो अपनाया जा सकता है, यानी कि रेलेवेंट है उसको किया जा सकता है, उसका संबंध रिलेशन है बनाया जा सकता है।
और दूसरा है कि दूसरी ओर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो यह महसूस करते हैं कि संजातीय तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाज को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न हैं। दूसरा ये है कि जिन तथ्यों जिन उपायों का प्रयोग किया जा रहा है उनके आधार पर, इन तथ्यों समाजों के आधार पर इनका जो प्रयोग है, इनकी जो समानता वो अलग अलग निर्धारित वो की जा सकती है, इनको अलग अलग समाज में समझा जा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन समाजों को समझने के लिए जो चीज़ें अपनाई गई हैं, जो चीज़ें तथ्यों जिन आंकड़ों का वर्णन किया गया है, तो वो एक जैसी नहीं हो सकती। तो ये दूसरा जो उसका उदाहरण है वो उस मानने से इसको इनकार है वो कर रहा है। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्राहक के साथ साथ कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाए जाने वाले छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय तथा व्यापार करना तथा पड़ोस के किसानों में के खेतों में मजदूरी करना। यानी कि जब पहले समाज की अगर बात देखा जाता था कि वो जो जंगलों के अंदर जो उनके कंदमूल खाकर जो उसका उपयोग करते थे, उनकी तुलना में आज के समाज के अंदर उनका विनिमय या एक्सचेंज या व्यापार है वो किया जाता है। क्या पहले से संभव था? तो आज की तुलना में अगर संदर्भ में ऐसा देखा जाता तो ये ऐसा संभव है वो नहीं था। दूसरा अगर देखा जाता है कि आज के किसान के द्वारा, पड़ोसी किसान के द्वारा दूसरे किसान मजदूर की जो आप है मजदूरी के साथ उसकी जो हेल्प है वो की जाती है, तो वर्तमान समय में तो ये उपलब्ध है, लेकिन क्या प्राचीन समय के अंदर ये चीज़ें सारी उपलब्ध थी? क्या ऐसा समाज के तथ्यों के आधार पर इनका वर्णन वो किया जाता था? इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामाजिक यानी सभी दृष्टियों से हाशिए पर है। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह प्रारंभिक मानव की अवस्था से बहुत है वो विभिन्न है। यानी कि जिस तरीके से उनकी भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था अपनाई गई है उसके आधार पर देखे जा सकते हैं उनका जो जीवन शैली है वो अलग दृष्टिकोण से अपनाई गई है। लेकिन आज के वर्तमान समय में इनको देखकर जो प्राचीन समय की जो मानव सभ्यता की जो व्यवस्थाएं होती थी, उनकी जो शैली होती थी वो प्राचीन रूप से वर्तमान से अलग अलग भिन्न प्रकार से अपनाई जाती थी। उनका वर्णन विश्लेषण अलग तरीके से किया जाता था, अलग अलग उनकी जोग्राफिकल, क्योंकि उनका हमने देखा था कि होमिनिड समाज के अंदर उनका जो स्थायी निवास स्थान के तहत उनका जो जीवन यापन था वो मुश्किल था, दुर्भर था। लेकिन वर्तमान में हम संग्राहक और शिकारी समाज के अंदर जब बात करते हैं तो वो अपना एक जनसमूह या एक जीवन शैली अपनाकर जीते हैं, और जिसी के तहत अपना जो समुदाय का उपयोग है वो अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। उनके परिवार है, सामाजिक अर्थव्यवस्थाएँ हैं, सामाजिक और राजनीतिक ढांचा है, तो अलग अलग तरीके से इनको व्यवस्थित है वो माना जा सकता है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में बहुत ही भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे वे सब समाज शिकार और संग्राहक को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार विभिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर है वो पाया जाता है। दूसरा अगर देखा जाता है कि इनके वर्तमान और प्राचीन समाज के शिकारी संग्राहक के बीच में अगर देखा जाता है कि उनके अलग अलग समाज और अलग अलग संग्राहकों के बीच में भिन्नता वो पाई जाती हैं, और कई आपस के जो उनके मुद्दे होते हैं उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में विरोध और अलग अलग तथ्य वो पाए जाते हैं, अलग अलग जीवन शैली को महत्व देते हैं। आज के समाज के अंदर अगर देखा जाता है, वर्तमान समाज के अंदर शिकारी संग्राहक का अगर देखा जाता है तो वो अलग अलग चीज़ों को महत्व देते हैं, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार से हो, और विभिन्न छोटे छोटे बड़े समूह में अपनी गतिविधियों का निर्माण वो करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का भी उपयोग है वो करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं। लेकिन प्राचीन समय में ये सारी चीज़ें थी वो किसी भी तरीके से मान सकते हैं वो होना मुश्किल था, नामुमकिन माना जा सकता है। तो भोजन प्राप्त करने के मामलों में श्रम विभाजन को लेकर कोई भी आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियाँ ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करते हैं और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों शिकार और संग्राहक तथा औजार बनने का कार्य वो करते हैं। अब थोड़ा सा कुछ समानताएं भी कुछ हो सकती हैं उनके बीच में, जैसे भोजन प्राप्ति संसाधन जुटाने के मामले में अगर देखा जाता है किस तरीके से वो संसाधनों का उपयोग है वो करते थे। जैसे अगर आज के समाज के अंदर देखा जाता है तो आज भी स्त्रियाँ क्या करती है, जितने भी खाने पीने की या कार्यशैली की जो उपयोग करने की जो कार्य किए जाते हैं वो स्त्रियों के द्वारा ही किए जाते हैं, और पुरुषों के द्वारा उनका समाज के अंदर शिकार प्रणाली के या
कमाने का जो साधन है वो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कुछ समाज ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जहाँ हो सकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों शिकार और संग्राहक और जो गृहस्थी में और औजार बनाने जितने भी कार्य प्रणाली थे वो दोनों समान रूप से किए जाते हैं। तो कुछ विभिन्नता यहाँ समानता दोनों के अंदर अभी प्राचीन और वर्तमान समय से देखी जा सकती है। स्त्रियां जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो देती हैं। हाँ, ये बड़ा कॉमन सी बात दोनों समाजों के अंदर मानी जा सकती है कि जो भी स्त्रियां होती है वो जितने भी रिसोर्स होते हैं फूड एंड सप्लीमेंट के, वो उसको जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो बिल्कुल देती हैं। आज के समाज के अंदर अगर किसी समाज के अंदर हम देख सकते हैं कि स्त्रियों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रणाली को अपनाया जाता है। संभवतः इस बात से सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुषों दोनों की भूमिकाएं अपेक्षाकृत एक समान ही होती है, जबकि इसमें समाजों के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर वर्तमान के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। किस तरीके से हम आज के समाज के अंदर स्त्री और दोनों पुरुषों की एक समान जो समानता है वो मानी जा सकती है, देखी जा सकती है, और जिसके अंदर समाज के अंदर कुछ अंतर भी पाया जाता है। हो सकता है कि कुछ उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में ये अंतर पाया जाता हो। कुछ समाज के अंदर जैसे संग्राहकों के अंदर हम देखते हैं कि स्त्रियों को समान महत्व दिया जाता है, किसी को शिकार करने की या अन्य जो घरेलू कार्य प्रणाली को ही अपनाया जाता है। तो कुछ अंतर देखा जा सकता है, कुछ उनमें समानताएं देखी जा सकती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो अतीत के मामले में कुछ उनका निष्कर्ष एनालाइज करना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है उस समाज के अंदर जो प्राचीन समाज के अंदर जो शिकारी संग्राहकों के द्वारा जो प्रणाली अपनाई जाती थी वो अपने समय के अनुकूल अपनाई जाती थी, और आज के समय के अनुकूल जो शिकारी संग्राहकों की जो स्थिति है वो अलग अपनाई जाती हो। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा अलग है वो माना जा सकता है। तो आगे आ जाता है हमारा थोड़ा सा उपसंहार, किस तरीके से उनका एनालाइज है वो क्रिटिकल तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से उनका विश्लेषण और पद्धति बनाना है वो हम कर सकते हैं। लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके अन्य जंगली जानवर पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना वन पोषण करते रहे। फिर भी 10,000 से 4500 वर्ष पहले तक दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग करने के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। थोड़ा सा समाज के अंदर हम लाखों साल पहले की अगर बात करते हैं किस तरीके से समाज के अंदर जंगली जानवरों और पेड़ पौधों को इकट्ठा करने के द्वारा अपना जो जीवन की दिनचर्या थी या जीवन उपार्जन के लिए जो कार्य प्रणाली थी वो अपना ली थी। और लगभग हमें जो इसका एग्जाम्पल है वो 10,000 से 4500 वर्ष पहले की दुनिया के आसपास के जितने भी समाज के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में हमें पता चलता है कि किस तरीके से जंगली पौधों और उनके उपयोग करने के लिए उनका जानवरों का खाने पीने के लिए और उनकी पालतू बनाने के लिए उन्होंने सीख लिया था। तो लगभग ये जो संरचना थी वो समाज के अतीत से लेकर वर्तमान समय में चली आ रही है। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। जैसे जैसे समाज के अंदर उसकी उन्नति होती गई वैसे वैसे जो खेती करना और पशुपालन का कार्य करना उनकी जीवन शैली का हिस्सा है वो बनता चला गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोरकर खाने की बजाय उन्होंने खेती के जरिए स्वयं उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतर घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन कैसे आया? जैसे जैसे ये परिवर्तन और कार्यशैली को अपनाते चले गए वैसे वैसे वो खेती करने का जो तरीका था उसको स्वयं उपजाकर उसको मानव इतिहास की एक हम कह सकते हैं क्रांतिकारी घटना में तब्दील होती गई। लेकिन ये चेंज आया कैसे, किस तरीके से ये समय के साथ इसका परिवर्तन है वो देखा जा सकता है खेती और पशुपालन के बारे में, जिसके तहत समाज के अंदर एक क्रांतिकारी युगीन के माध्यम से इसमें जो प्रोग्रेस है या अंतर है या इसका एक मनोदशा है वो समझी जा सकती है। तो लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नरम मौसम की शुरुआत होगी। हम कह सकते हैं कि हिमयुग के अंत के समय के साथ ही लगभग ऐसा मौसम आया जिसमें अधिक गर्मी और नम मौसम की शुरुआत थी वो प्रचलन में आ गई थी। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज को पौधे उगाने के लिए परिस्थिति अनुकूल हो गई थी। साथ ही साथ जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सूरों, गधों की जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। तो जैसे जैसे समाज के अंदर इनका प्रचलन बढ़ता चला गया
जंगली जौ और गेहूं की जो खाद्यान्न उत्पादन की जो परिस्थितियाँ थी वो अनुकूल होती चली गई। और वैसे वैसे जंगलों के अंदर जो जंगल है वो कटने के बाद उनका घास के मैदानों का विस्तार होता चला गया। और उन्होंने जितने भी जंगली जानवर और उनके मवेशी थे, पशु चारण के जो पशु थे, उनके पालने के लिए वृद्धि कर दी, चाहे वो भेड़ हो, बकरियों, मवेशियों, सूअरों, गधों, उनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई। क्या? क्योंकि वो खेती करने के लिए अपने आप को अनुकूल मानने लगे, इस पद्धति को अपनाने लगे, और कृषि और पशुचारण का जीवन शैली का भिन्न अंग है वो बनता चला गया। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे इस इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहाँ इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। जहाँ इन समाज के अंदर, इन इलाकों के अंदर जो पद्धति अपनाई जाती थी, जो जीवन शैली अपनाई जाती थी, जैसे घास फूस और जानवरों को पालने की पद्धति, जब समाज के अंदर उनको अनुकूल वातावरण मिलने लगा तो ठीक इसी तरह की जो पद्धति वो धीरे धीरे उनके प्रचलन में धीरे धीरे होती चली शुरू होगी। इसके अलावा अब पहले से काफ़ी बड़े जन समुदायों जैसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से रहने लगे। धीरे धीरे क्या करने लगे, उन्होंने अपने आप को स्थायी किसी समाज, किसी व्यवस्था का बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को स्थायी परमानेंट रहना शुरू कर दिया। चूँकि कुछ इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगे। और जहाँ उनको समाज के अंदर अपेक्षाकृत ढांचा, उनको व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए पसंद आने लगी, तो ठीक इसी तरीके से उस जगह को वो भोजन प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक कार्यप्रणाली को अपनाने हैं वो शुरू कर दिया, यानी कि खेती करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेसिव होने लगे। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया शुरू होगी। और जैसे जैसे ये समाज के अंदर रीति बढ़ती चली गई, वैसे वैसे समाज के अंदर पौधों को उगाने की और जानवरों को पालने की प्रक्रिया वो धीरे धीरे उनकी शुरुआत होगी। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधे जैसे गेहूँ, जौ, चावल, मोठ, बाजरा और जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सूअर आदि की जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों से मिलकर ऐसे परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका है वो अदा की है। तो ठीक इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जनसंख्या के परिवर्तन होने की वजह से ही हो, चाहे जनसंख्या जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो, जो पौधों का प्रचलन में वो आया, चाहे गेहूँ, जौ, ज्वार, मोठ, बाजरा आदि, और जानवर थे, चाहे भेड़, बकरी आदि, सूअर, उनको पालने की जो पद्धति थी, वो जैसे जैसे समाज और मौसम के परिवर्तन के अनुकूल उनकी जानकारी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे वो अन्य जो संसाधन थे, जितने भी अन्य संसाधन थे, उनको उनके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी थी, जो निर्भरता थी, वो धीरे धीरे बढ़नी है वो शुरू होगी। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, यह फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान के जाकरोस प्रबल तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज़्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। इसी प्रकार गारे, कच्ची ईंटों, पत्थरों से भी स्थायी रूप से घर बनाए जाने लगे। ये पुरातत्वियों के ज्ञान प्राचीनतम गांवों में से कुछ है। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से समाज के अंदर ये समय के साथ इनकी जो परिवर्तन चली थी वो चेंज होती चली गई, और आपने देखा कि किस तरीके से ये अपने मध्य सागर से लेकर लगभग ईरान के जाक्सुक क्षेत्र तक इनकी जो कार्यशैली थी, यानी कि एशियाई रूप से लेकर हमारे यूरोप से लेकर एशिया तक इनकी जो जीवन शैली थी वो फैलती शुरू चली होगी, और किस तरीके से उन्होंने खेती करने की जो प्रथा थी उसको एक्टिवेट रख रखा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो खेती करने के लिए लंबे अरसे से टिकने शुरू हो गए, यानी कि एक जगह पर वो रहने शुरू कर दिया और खेती करने लगे। अब खेती करने लगे और टिकने लगे तो उनको रहने के लिए कुछ स्थायी निवास स्थान भी बनाए, चाहे वो गारे से बनाए, कच्ची ईंटों से बनाए, पत्थरों से बनाए, उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। और कुछ ना कुछ ये प्राचीन और वर्तमान समय के अंदर हमारी जो समानता है वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्योंकि आज भी हम हमारा जो जीवन शैली या कार्यशैली को कहीं ना कहीं हम जब कार्य करते हैं वहीं हमारे रहने की कोशिश है वो स्थायी निवास के द्वारा की जाती है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो बीच के अंदर उनके बीच में समानता थी वो देखी जा सकती है। खेती और पशुचारण से कई परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे परिवर्तन बनाना जिसमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सकता था और खाना पकाया जा सकता। इसके अलावा
पत्थर के नए किस्म के औजारों को इस्तेमाल होने लगा। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे तांबा और रागा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल है वो होने लगा। तो जिस तरीके से खेती और आत्मनिर्भरता की जो जीवन शैली थी वो अपनाई जाने लगी, वैसे वैसे खेती और पशुचारण की जो परिवर्तन थे उसमें चेंज थे वो आने शुरू हो गए। जिस तरीके से उन्होंने मिट्टी के बर्तन और अन्य अनाज और जो उपकरणों को बनाए रखने के लिए खाना पकाया जाने लगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए उनको खाना जिंदा रहने के लिए उनको खाना बहुत जरूरी माना गया था। तो इसी तरीके से वो अपनी जीवन शैली को अपना रहे थे। पत्थर के नए नए औजार बना रहे थे और उन औजारों से अपने आप को कृषि के द्वारा चाहिए अपने परंपरागत रूप से वो अपने आप को सुरक्षित रख रहे थे। और धीरे धीरे वो अन्य धातुओं से, तांबा हो चाहे अलग धातुओं से, वो परिचित भी हो रहे थे। मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, पहिए का आविष्कार भी कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये सारी एग्रीकल्चर और जीवन शैली के अंदर जो चेंज था वो वर्तमान समय में उनको देखा जा सकता है। किस तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट कर रहे थे, अपने आप की जीवन शैली को, पद्धति को अपना रहे थे। नए नए औजारों के माध्यम से, कृषि के संसाधनों के माध्यम से वो डेवलपमेंट है वो तकनीकी और नए नए औजारों के माध्यम से अपनाने के बाद अपनी जीवन शैली को इस तरीके से चेंज कर रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे और सुगम बना रहे थे, ताकि आने वाले समय के अंदर वो अनुकूल परिवर्तन है वो कर सकें। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है, लगभग ये जो सारी पद्धति अपनाई गई थी ये 5,000 पहले की जो लोगों के द्वारा पद्धति वो अपनाई गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था? जिन शहरों और बस्तियों का निर्माण हुआ, आपने देखा होगा कि अगर गाँव में बसे थे लेकिन शहर क्यों बने थे? शहर बनने का मकसद क्या था? तो इस तरीके से उनमें जो परिवर्तन है वो चेंज है वो किस तरीके से आया होगा वो आगे हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो वर्तमान समय के अंदर शिकारी संग्राहक के समाज की प्राचीन सभ्यता और समाज के अंदर कुछ समानताओं के संदर्भ में, उसकी विशेषताओं के संदर्भ में समझने की कोशिश की। इसी के अंतर्गत हमारा आज का वीडियो लेक्चर ये खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे मेरा चैनल है जो स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके अलावा आप मेरे वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। जब तक आपकी ऑनलाइन क्लासें लग रही है, मैनुअल क्लासें ना लगनी शुरू हो जाएं, बाकी बच्चे भी अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।